विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में मध्य प्रदेश और बजट संदेश 2024 कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं। देखिए लाइव तस्वीर। विजय मुंद्रा जी का और पूर्व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पधारे। आदरणीय विजय मित्तल साहब से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत श्रृंखला का हिस्सा बने। होटलर्स एसोसिएशन की ओर से श्री रवि सोलंकी जी से आग्रह है कि वे आके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। दौलतगंज व्यापारी एसोसिएशन से संजय अग्रवाल जी से आग्रह है कि वह मंच पर आकर, हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी आग्रह है। नितेश पाटीदार जी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की ओर से आग्रह है। अखिल दास जी चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की ओर से आग्रह है। दवा व्यापारी एसोसिएशन से मनीष दुग्गड़ जी यहाँ पर पधारे हैं। महेंद्र पवनानी जी यहाँ पधारे हैं। कैट की ओर से राजेश अग्रवाल जी यहाँ पधारे हैं। अभिभाषक वरिष्ठ भाषक हमारे वीरेंद्र शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा वह आकर यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत करें। हमारे मीडिया की ओर से भी कई गणमान्य साथी उपस्थित हैं और उनकी ओर विजय व्यास जी से मैं, महाकाल भक्ति चैनल के विजय व्यास जी से मैं आग्रह करूंगा मंच पर पधारे। आपका लाइन पे रहना भी ना, आपका बंद नहीं कर रहा हूँ। दौलत स्वागत करें। श्री सुनील दरबार से भी अनुरोध है, वे आकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे कुछ मीडिया के साथी बलदेवराज भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, वो भी पधारे। श्री संजय मेहता जी से आग्रह करूंगा कि वह आए खनिज और सभी यहाँ अनाथ तिरन मंडी व्यापारी एसोसिएशन और भी तमाम एसोसिएशन की ओर से जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनके प्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ आकर श्री जितेंद्र अग्रवाल जी, श्री राजेंद्र पूर्व मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप गुप्ता जी यहाँ मौजूद हैं, वे यहाँ आकर पधार कर अतिथियों का स्वागत करें। सराफा एसोसिएशन से भी कोई प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है, वे आकर सराफा सोना चांदी व्यापारी एसोसिएशन की ओर से महेश पायल वाला यहाँ आकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैक्स बार एसोसिएशन, टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से कोई प्रतिनिधि हो, वे भी आकर। उज्जैन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से यहाँ कोई प्रतिनिधि हो, वो आकर स्वागत करें। बोल गए
श्री हजारी लाल जी मालवी मंडी व्यापारी संघ की मंडी सचिव व्यापारी संघ की ओर से वे यहाँ आकर स्वागत करें। के संस्था की ओर से अग्रवाल जी यहाँ पर आकर स्वागत करें। देखिए, उज्जैन की जनता का और हमारे प्रदेश के लाडले लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव का एक अजीब, एक बहुत ही अट्रैक्टिव नाता है शहर की जनता से। तो ये स्वागतों की, अभिनंदन की अभिव्यक्ति तो रुक नहीं सकती, चाहे 5 मिनट प्रोग्राम और चले। श्री प्रकाश जी गुप्ता यहाँ मौजूद है, वे आकर यहाँ स्वागत करें। शैलेंद्र शर्मा प्रोफेसर इस प्रोग्राम में बहुत ही सहयोगी रहे हैं, स्वागत करें। धर्मेंद्र मेहता से अनुरोध करता हूं मैं यहाँ आकर स्वागत करें। पावर एसोसिएशन से राजेश गर्ग जी से अनुरोध है, वे यहाँ आकर स्वागत करें। अखिलेश नागर जी, दिलीप रोहरा जी से भी अनुरोध है, वे यहाँ आकर मुख्यमंत्री जी का सेंट्रल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स माननीय सभी वर्गों का एक प्रतिनिधित्व करती है, सभी वर्गों के हितों के माध्यमों के लिए कार्यरत वर्षों पुरानी संस्था है और ये दिलों की अभिव्यक्ति है, ये रुक नहीं सकती। मानिए 2-4 मिनट बिना इजाजत के हमने आपसे धृष्टता की अधिकार पूर्वक। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष माननीय गिरिया जी, सुप्रसिद्ध उद्योगपति आनंद नांगड़ जी, कुलदीप जी, विवेक गुप्ता जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी, इस अवसर यशवंत जी, और इस अवसर पर नगर के सभी गणमान्य नागरिकगण, मेरे गुरुवर क्रमशः साइंस कॉलेज, मेरी भी कॉलेज में बहुत जगह पढ़ाई हुई तो मैं सबको ही प्रणाम कर लेता। डिपार्टमेंट, साइंस कॉलेज, सांदीपनी कॉलेज, माधव कॉलेज मैं उम्मीद करता हूं कि इस अवसर पर हम सब आज एक विशेष निमित्त से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जिस कारण से पहले तो ऐसा लगा कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्वागत समारोह है या बजट पे हमारी चर्चा का कार्यक्रम है। बाबा, हमको इस आनंद में डबल आनंद आया है एक साथ, क्योंकि सहयोग सारा के संस्थाओं के साथ मिलने का मौका नहीं मिला था, तो मुझे लगा कि ये भी हो जाने दो, इनका मन सबका भर जाए, क्योंकि दिल तो अपना एक ही है। मानेगा कितनी बार उज्जैन में मौका मिला तो आपका दिल नहीं भरता, मेरे को आनंद आता है, चलने दो। हम सबके लिए 2 भूमिका भी यहाँ है, जिसे मैंने प्रारंभ में बात करने के साथ किया है। आपने सबने गौर किया होगा, बजट मध्य प्रदेश सरकार का जो आया है, उस बजट में 2 एंगल पे हमने काम किया है। 2 एंगल, एक तो ये कि हमारे अपने वर्तमान के बजट से प्रदेश की कोई भी बजट हो, अगर विकासोन्मुखी बजट होगा तो विकास के माध्यम से प्रदेश की तकदीर बदलने का एक बड़ा मुकाम हमको हासिल करने को मिलता है। स्वाभाविक रूप से उसके कुछ पैरामीटर, कुछ मापदंड हमको बनाना चाहिए, हमको किस दिशा में बढ़ना, हमारी क्या आवश्यकता है, क्या क्षमता है, किसके क्षेत्र को विकसित किया जाना चाहिए, किन किन तरह से लोगों को जुड़ाए। अब यहाँ आकर के आखिरी वाले बिंदु पे हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे ये बात तो सही है कि बदलते दौर में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है और स्वाभाविक रूप से हमने एक तो ये तय किया कि अपने बजट का 5 साल के अंदर इसको अपने सरकार के लेवल पे अगर आगे बढ़ाना है तो हमको डबल करना पड़ेगा। 5 साल के अंदर 3.5 लाख करोड़ से इसको 7 लाख करोड़ तक ले जाना है और कहने के लिए नहीं तो इसको ठोस आधार देना पड़ेगा।
तो ठोस आधार देने के लिए स्वाभाविक रूप से हमने अपने संसाधनों को जोड़ करके हिसाब लगा करके क्रमशः चरणबद्ध रूप से डबल करने का प्लान बनाया। इसीलिए लगभग वो 15% के आसपास आता है, लेकिन हम 16% से ऊपर बजट को जोड़ करके खड़ा किया है कि बजट हमारा पिछले बजट से 16% ऊपर गया है। और फिर बजट के जो हिस्से किए गए अलग अलग, तो आमतौर पर इस लोक राजनीति में एक कष्ट ये भी देता है कि लोक भवन व्यवस्थाओं में बजट का आय व्यय का आंकड़ा बिगड़ जाता है, उसकी दिशा भटक जाती है। हमने कोशिश की कि इसकी दिशा व्यवस्थित रखी जाए, विकास की दिशा में, और खासकर विकास भी अधोसंरचना में होना चाहिए। अर्थात हमको हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना है, ठोस काम करना है, न कि ऐसे तात्कालिक विषयों में पैसा हमारा जाएगा और दीर्घगामी रूप से उसका लाभ नहीं मिलेगा। मुझे इस बात का संतोष है कि बजट बनाने में हमने इस सारी बातों की गुंजाइश रखी और उसी में बेस बनाया है बजट का कि भविष्य की दृष्टि से कौन कौन से सेक्टर में हमको कैसे कैसे बढ़ना पड़ेगा, और बजट का आकार बनाने में भी उसी तरह से उसका क्रमशः अनुपात भी जोड़ा गया है। जैसे हम सब जानते हैं, ये बड़ी सामान्य बात है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मंच पे तो मैं बोल सकता हूँ, बाकी जगह मुझे कठिनाई आएगी। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर हमारी 25% है तो स्वाभाविक रूप से 25% किसी भी स्टेट की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होगी, तो आगे आप कहाँ जाओगे? एक तरह से सिचुएशन की स्थिति में आ गई, ये अधिकतम अंक से और 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे जाएगी। फिर भी हमने कहा कि इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। तो एडिकेटेड लैंड एरिया बढ़ाने के लिए जैसे नर्मदा वैली का पर्याप्त काम हुआ, नर्मदा घाटी के माध्यम से पूरा निर्माण से लगा करके हमारा इधर महाकौशल तक का पूरा बेल्ट अपने खेती के लिए सिंचाई पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता के आधार पर एक बूंद 2024 तक का हमारा एमओयू डूबेगा। उसके पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों के एमओयू में जो पानी का बंटवारा हमको मिला है, उस पानी का एक बूंद का उपयोग हम कर लें, इसके लिए भी पर्याप्त धनराशि अंदर रखी। ऐसे में जितने बांध बनना चाहिए थे नर्मदा के ऊपर, वो सारे बांध हमने बनाए हैं। अब हमने और रास्ते निकाले। जैसे उदाहरण के लिए, आपकी जानकारी के लिए, हमारे सामने जो पानी के बांध बन गए नर्मदा पे, उसमें से एक बांध अभी हमारा एक तरह से उसकी कोई न कोई कारण से महेश्वर का बांध हमारा अधिक स्थिति में लटका हुआ है। उसके ऊपर बिजली बनाए, पानी इकट्ठा करे नहीं करे, कुछ कष्ट है, लेकिन बांध बन गया। पहले बांध बनाने में भी दिक्कत थी, अब पानी को भरने के बाद उसका उपयोग करना, बिजली बनाने और पानी से सिंचाई का उपयोग करना, हमने निर्णय किया कि उसका भी समाधान करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास और पानी अगर एक्स्ट्रा है तो अलग से जो पुराने डैम या रचना है हमारी, जैसे हम सबको जानकारी है 1992 का हमारा गंभीर डैम बना है, लेकिन गंभीर डैम की कठिनाई ये है कि बरसात के पानी से गंभीर डैम भरता है, वो भी तब जब यशवंत सागर पूरा हो जाए। यशवंत सागर पूरा होने के बाद उससे निकला हुआ पानी बचा हुआ हमको मिलता है, लेकिन यशवंत सागर और उज्जैन के गंभीर डैम के बीच एक और चीज खड़ी हुई है, उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है कि खेतों के अंदर नर्मदा जी का जो पानी, जैसे छिपरा जी में नर्मदा जी का पानी मिल रहा है, इसी प्रकार से अपने गंभीर डैम के अंदर पाइपलाइन डाल करके बरसात के पानी से जनवरी तक को हम पानी बरसात कर लेंगे, बाद के 5 महीने नर्मदा जी का पानी से पानी भर देंगे, तो ये गंभीर का डैम पूरे साल भरा रहेगा। ये एक तरह से हमारी बनी बनाई जल संरचनाओं का डबल लाभ होगा। एक लाभ तो ये होगा कि हमारा पानी को स्टोर करने के लिए अलग से कोई डैम बनाने की जरूरत नहीं, बना बनाया डैम है, पाइपलाइन का पानी छोड़ा और वाल चालू के जैसे हमारे घर की टंकी भराती है, ऐसे ही वो टंकी भर जाएगी। तो हमारे साथ इसको सरल भाषा में कहा जाए कि कम खर्च में हमने अपना इसका सुप्रबंधन करने का प्रयास किया। और केवल एक ये नहीं, इसी प्रकार से जैसे यशवंत सागर का डैम है, उसकी भी यही कठिनाई, एक समय के बाद वो खाली होता है। ऐसी और कौन कौन से डैम है जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, ऐसे डैमों को भी हमने हाथ में लिया है। साथ ही साथ जो हमारी 20-20 साल पुराना अपना, जैसे उदाहरण के लिए अब यहाँ मैं बोल सकता हूँ, आगर, मंदसौर, नीमच से होकर के शाजापुर, गुना से लेकर के चंबल का पूरा बेल्ट, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना का पीछे वाला हिस्सा, राजगढ़ का पीछे वाला हिस्सा, ये हमारी 3 बड़ी नदियों से इफेक्टेड है।
पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये तीनों नदी से ये पूरा क्षेत्र अर्थात इसको पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश हिस्सा बोल दे, ये पूरा क्षेत्र जैसे आगर के आप चले जाओ, आगर में आज भी स्थिति कैसी है, पानी को त्राही त्राही है, लेकिन हमारी नदी पानी काली सिंध का निकलकर सीधा चंबल के बाद आगे राजस्थान में जाता है। तो राजस्थान के जिले और 10-12 जिले अपने मध्य प्रदेश के दोनों से मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री से 72 करोड़ की स्कीम 72,000 करोड़ की स्कीम मंजूर करें, जिसके माध्यम से 35,000 करोड़ तो हमको मिलेगा और 37,000 करोड़ राजस्थान को मिलेगा। अधिकारी कुछ न कुछ उलझाते रहते थे राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में, बचा कुचा राजनीति की भेंट छुड़ जाती है योजनाएं, कभी हमारी सरकार बीजेपी की तो वहां कांग्रेस की, कभी वहां कांग्रेस की तो हमारी बीजेपी की, आपस में कोई ठिकाने भी नहीं आ पा रहे थे, इसको श्रेय नहीं मिल जाए, उसको श्रेय नहीं मिल जाए। हमने योजना बनाई कि आपस में बैठ करके राज्यों के मुख्यमंत्री अपने पहले मसले पे बात कर लें, और कोई भारत पाकिस्तान थोड़ी, हमारे तो राज्य है, हमको थोड़ा पानी मिल जाए, उसको थोड़ा मिल जाए, उसमें जा क्या रहेगा, बड़ा मन करेंगे तो सबका लाभ मिल जाएगा। सड़ी सड़ी बात में उलझने से फायदा नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी आए, हमने दिल्ली में आए, मैं जयपुर भी गया था, दिल्ली में भी गया था, और जनवरी से एक अभियान चलाया, अब जाके वो परवान चढ़ा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 3 नदियों के बड़े स्तर पर पानी मिलने से हमारे लिए, अभी मैंने गंभीर और नर्मदा की बात, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि अभी हमको चंबल से भी पानी अमला विकास लाए थे 20 साल पहले, बड़ी मुश्किल से, और बहुत महंगा पड़ गया था, लेकिन आज की स्थिति में वाकई ये पार्वती, काली सिंध, चंबल से फिर पानी मिलेगा और बिजली भी मिलेगी और डबल उपयोग होगा, ये अपने लिए इस तरह से इसका लाभ मिलेगा। तो अपना ये उज्जैन का इधर का इलाका तो हमारे गंभीर नदी और नर्मदा के पानी से तो मिलेगा ही मिलेगा। एक और प्रबंधन हमने कर लिया, अब ये हमारे पास के इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी प्रकार से हमारा एक बुंदेलखंड का इलाका है, कूनो, बेतवा, बड़ी बड़ी नदी, ये दोनों की दोनों नदियों का नदी जोड़ो अभियान का बहुत दिन का मसला उलझा पड़ा था, कुछ हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व का जमीन का मामला था, हमने सब निराकरण कर दिया। 45,000 करोड़ हमको मिलेंगे, 45,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगा, दोनों को लाभ मिलेगा। और ये बता दो, मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, ये सरकार के माध्यम से आप इसकी कीमत समझ सकते हो। 1 लाख करोड़ की योजना है, और 1 लाख करोड़ की योजना में से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को केवल 5-5 हजार करोड़ लगाना है। 45-45 हजार करोड़ भारत सरकार देने वाली है हमारे लिए, दोनों राज्यों का भला होगा। और 1 लाख करोड़ के इंतजाम हमारा दोनों राज्यों का माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इधर 72,000 करोड़ की योजना में भी ऐसे ही होगा, हमको कुल मिलाकर 5% हमको खर्चा करना है और 5% राजस्थान को खर्चा करना, और उस खर्चे करने में भी विशेषता ही है कि हमारी कोई बनी बनाई संरचना वगैरह हो तो वो भी जोड़ लेंगे तो चल जाएगा। ऐसा भी नहीं कि आपको अलग से खड़ी करना है, आपकी बनी बनाई योजना को भी बताएंगे, थोड़ा बहुत तो उसमें भी मदद मिल जाएगी। ये अपनी सरकार, माननीय मोदी जी का वित्तीय प्रबंधन का कमाल है, सरकार को कैसा मदद करते हुए खड़ी करना। अब जैसे उदाहरण के लिए हम बात करेंगे कि अपने लिए अभी ये मूलभूत अधोसंरचना की बात जैसे मैंने की, तो उसी आधार पर जैसे हमने अपना बजट भारत सरकार के सामने रखेंगे, तो 35,000 तो मेरे को उधर से मिल रहा है, 45,000 उधर से मिल रहा है, कितने हो गए? हो गए। और 15,000 करोड़ के ये जितने अधोसंरचना के काम उनको सामने बताएंगे, उनकी स्पष्ट मान्यता कि उसके लिए वो 1 पैसा नहीं काटते, वो पूरा का पूरा हमको दे देंगे। अब 1 लाख करोड़ रुपया हमको, ये हमारे अपने हक का मिलेगा, और 1,30,000 करोड़ हमको अपने आप जीएसटी का मिल जाएगा। तो 1 लाख कितना हो गया? अभी हमने बजट कितने का बनाया, और अभी हमारा टैक्स कलेक्शन तो बाकी है। अब ये फायदे का घाटे का बताओ, बात समझ में आई नहीं। अब आगे बढ़ो, इसी सरल फॉर्मूले से आगे चलते हैं कि हमारे पास इन व्यवस्थाओं के आधार पर ही, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक योजना और बनाई कि व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पहले सरकार अनुदान देती थी, तो अनुदान में लोग लुटाते नहीं थे, लुटा जाते थे, और लुटाने का और लौटाने में बहुत फर्क होता है। इसलिए उन्होंने एक और नई लाइन बताई, नई लाइन ये बताई कि भाई मैं विकास के लिए पैसा तो दूंगा, लेकिन ये 3%, 4% नॉमिनल ब्याज पे 50 साल तक के लिए दूंगा,
कितने साल के लिए? अब 50 साल के लिए आज हमको कोई 1 लाख करोड़ देता है या 50,000 करोड़ देता है, तो 50 साल में आप अंदाज लगा लो कि आज से आपने 20 साल पहले कोई 5 लाख के मकान का लोन लिया होगा। आज उसकी किस्त भरते उस समय 5 लाख 50 लाख कितना भारी लगता था, आज उसकी क्या औकात रह गई। तो 50 साल बाद ये जो हमको हजारों करोड़ जो आज अपन लौटाएंगे उसकी किस्त अगर तो कितनी छोटी होगी, और उसके बलबूते पे हम कमा कितना लेंगे, जो हम अपना काम कर लेंगे वो कितना बड़ा होगा। तो ये शासन की व्यवस्थाओं में सुशासन की तरफ बढ़ते हुए दीर्घकालिक दृष्टि की जरूरत है, और इसीलिए अब इसके लिए समान रूप से काम करने के लिए 2 तरह के एंगल लिए। एक एंगल लिया हमने अपने, चूंकि मैंने कहा जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी बहुत हो गई, फिर भी हमने नकल के और बड़े बड़े जोड़ने के अभियान ले लिए, लेकिन फिर अब इसमें क्या करना है, तो इसमें हम काम कर रहे हैं समान रूप से दूसरे तरीके से। एक काम कर रहे हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट अब जरूरत है इसकी, तो 40% हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पे अपने बजट का हिस्सा रखा है, 40% बढ़ाया औद्योगिक निवेश की दृष्टि से। अब ये 40% एक साथ पैसा रखना ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसी में दूसरी बात ये रख दी कि हमारी इंडस्ट्रियां क्या मांगती, इंडस्ट्रियां मांगती जमीन, इंडस्ट्री मांगती पानी, इंडस्ट्री मांगती बिजली। तो हमारे पास सड़क, पानी, बिजली ये तीनों तो हमारी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी अभी इंडस्ट्रियों को लगता है कि और महंगी जमीन है सस्ती दो, स्वाभाविक है, इंडस्ट्री को कुछ आकर्षण देना पड़ता है। तो हमने अपने भोपाल को लेकर के 6 नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित कर दिए, जिनके कारण से सीधे सीधे भोपाल आने जाने के नए रोड मिलेंगे। अभी नए रोड मिलेंगे तो स्वाभाविक रूप से वहां नई जमीन मिल जाएगी, नई जमीन मिलेगी तो आज मैं देवास भोपाल से होता उज्जैन से देवास भोपाल का रास्ता पकड़ूंगा तो उसकी जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने कहा उज्जैन भोपाल का नया रास्ता प्रस्तावित कर दो, जमीन सस्ती मिलेगी, आने जाने का रास्ता सीधा मिल जाएगा, तो रुपये का माल चाराने में काम हो जाएगा। और स्वाभाविक रूप से यहाँ मालवा का नहीं, ये का यही चंबल में, यही विंध्य में, यही महाकौशल में हर एक तरह के 6 रोड एक्सप्रेसवे हमने प्रस्तावित कराए। उन एक्सप्रेसवे को रखने के पीछे कारण ही है कि हमारे लिए आने जाने के मार्ग भी नए बनना चाहिए और विकास की नई संभावना भी बनना चाहिए। ये स्वाभाविक भी है, हम सब इस बात को जानते हैं कि जैसे आप सड़क बनाते हो विकास की रफ्तार अपने आप आ जाती है, और जो रोड बन रहे हैं वो भी छोटे मोटे रोड नहीं, सब 4 लेन बन रहे हैं, पर्याप्त जमीन लैंड बैंक बना के रख रहा है। जब NHAI हमको दिल खोल के दे रही है तो मध्य प्रदेश भी दिल खोले, इसमें क्या परेशानी है, ये तो स्वाभाविक रूप से हमको सोचने की जरूरत है। इसी प्रकार से समान रूप से हमारी भौगोलिक दृष्टि या भौगोलिक दूरी बहुत है आपस में, तो आप इंडस्ट्री वालों को आने जाने के लिए सिंगरौली आना जाना है, रीवा आना जाना है, भोपाल से अप डाउन करना अधिकारियों को, कर्मचारियों को। तो हमारी अपनी इस प्रदेश की इंडस्ट्री की संभावना की तीनों तरह की तैयारी कराई। एक तैयारी ये कराई कि जितने माइनिंग आधारित उद्योग हमारे हैं, खदान आधारित उद्योग है, उन खदान आधारित उद्योगों का आवागमन के लिए 4 लेन भी बना रहे हैं, रेलवे का नेटवर्क भी दे रहे हैं, उससे आगे बढ़कर के एयर टैक्स की सुविधा भी हम दे रहे हैं ताकि अपनी हवाई यातायात अपने राज्य की बनाए। उसका परिणाम क्या आया, अभी हमने थोड़े दिन पहले, लगभग महीना भर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन एयर टैक्सी सिंगरौली से भोपाल के लिए आज की स्थिति में यह है कि हमारे 2-2 महीने की मीटिंग हो गई, जबकि एक दिन छोड़ के हवाई जहाज जा रहा है। सिंगरौली से भोपाल आने जाने में एयर टैक्सी में आप टिकट बुक कराओगे तो 2 महीने बाद का नंबर आ रहा है। अब इसको आप समझ सकते हैं कि डिमांड कितनी है, केवल हमको उसको व्यवहारिक रूप में लाने की जरूरत है। इसी प्रकार से हमारी अब एयर एम्बुलेंस की सुविधा है, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर भी बहुत बड़ा है। हेल्थ सेक्टर में CHC सेंटर तक अर्थात अपने 20 बेड के सभी छोटे तहसील केंद्रों के हॉस्पिटल 400 के आसपास है। इनके अंदर वर्षों से डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर थे तो प्रमोशन नहीं होते थे, प्रमोशन होते तो उसके रोटेशन में झंझट आ जाती है, आरक्षण की वो भी कठिनाई अपनी जगह। हमने निर्णय किया कि लगभग 42,000 नए पद एक साथ भरे जाएंगे और एक साथ भरे जाने के पदों का पूरे देश का एकदम नया रिकॉर्ड बना। इतने पद एक साथ कोई देश में नहीं भर रहा है, और हमने कहा जो पद सीधे भर सकते उसको कोई प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है, उसको सीधे ही भर लेंगे तो प्रमोशन का घंटा खत्म हो जाएगा कि भाई वो प्रमोशन के लिए बैठा रहेगा, प्रमोशन की जरूरत है प्रमोशन दिलाएंगे। लेकिन अभी जो सीधे भर्ती के पद मिलेंगे इसके माध्यम से हमारा हेल्थ सेक्टर
अर्थात हॉस्पिटल की सब सुविधाएं सुव्यवस्था में बदले, क्योंकि हमने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, अधोसंरचना के सभी काम, बिजली, पानी, सड़क, इन सारे मामलों में समान रूप से ऐसे ही काम करते जा रहे हैं। कुछ हमारे अपने अंदर की भी जो एक्चुअल ग्रोथ है, जिसमें सभी समाज को साथ लेके चलने की कल्पना कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने सिंचाई के साधन तो दिए हैं, लेकिन ऐसा भी है कि बढ़ती आबादी के साथ साथ सिंचाई के साधनों के अलावा भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी बढ़ाने की जरूरत है। अब आमदनी बढ़ाने में हमको लगा कि हम उनको लुटाने के लिए या बिना बात के, बिना मेहनत के लिए भी धन दे सकते हैं। एक मार्ग तो ये भी है, और एक मार्ग ये कि नहीं, हम उनको प्रोत्साहित करें कि वो अपने बलबूते पे कुछ काम खड़ा करें। एक रास्ता ये भी है कि हमारे यहाँ वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वनों के क्षेत्र के अंदर भी पैसा एक्ट लागू हुआ है, उसके माध्यम से, वनोपज के माध्यम से भी वहां के लोगों को मदद दे रहे हैं। वो जो फसल कर रहे हैं उस फसल पे एमएसपी दे रहे हैं। जैसे कोदो कुटकी का पूरा अपना सहडोल वाला बेल्ट है जबलपुर का, अब उस पर एमएसपी नहीं थी। एमएसपी नहीं होने से एक तरह से बहुत कम कीमत में उसको खरीदना बेचना पड़ता था। हमने डिसाइड किया रागी की तरह से 4,290 रुपए कुंटल हम खरीदने वाले हैं। इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है जैसे ही हम इसको खरीदेंगे। और ये सब श्री अन्न की लाइन में आते हैं। श्री अन्न के माध्यम से जैसा मोटा अनाज का प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसी प्रकार से आज की स्थिति में जैसे तीसरी फसल के नाम पर हमारे यहाँ कई बार दूसरी फसल ले रहे हैं, कई बार धान ले रहे हैं, कई बार केला ले रहे हैं। अब केला, धान, ये ऐसी फसलें हैं जो पानी बहुत खाती, हमारा भूजल भंडार को खत्म करती, बिजली भी ज्यादा जाती। इसलिए इसको टर्न करते हुए इथेनॉल के प्रोजेक्ट ज्यादा लगाते हुए मक्का को हम प्रोत्साहन देने जा रहे हैं, जिसके आधार पर अपने इथेनॉल के प्रोजेक्ट से इथेनॉल की पूर्ति भी होगी और बड़े पैमाने पे इसका लाभ भी हमको मिलेगा। इसके साथ साथ टूरिज्म के सेक्टर में भी बहुत गुंजाइश है, और टूरिज्म के सेक्टर में भी, टूरिज्म में केवल हमारा अपना हेरिटेज टूरिज्म नहीं है। हेरिटेज तो बाबा महाकाल के कारण हमने देखा ही है, धार्मिक महत्व का पर्यटन जो बढ़ रहा है, बड़े पैमाने पे इसको मिल रहा है। इसलिए इसमें भी हेलीकॉप्टर सेवा देने का काम किया है कि कम समय में लोग जल्दी जल्दी जा सकते हैं। तो आपके अंदाज लगा ले के बीच में हमने हेलीकॉप्टर सेवा चालू की। वो 2 हेलीकॉप्टर लाए थे, इसमें से एक इंजीनियर को छोड़ दो तो 3 लोग बैठे थे। इसी हफ्ते 16 सीटर है, एक साथ बैठ करके हमारी ये व्यवस्था आपस में धार्मिक पर्यटन के लिए भी जोड़ेगी। इसी के साथ साथ एयर एम्बुलेंस की सुविधा, जैसे मैंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में आवागमन की दृष्टि से कई ऐसे कष्ट है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भोपाल का एक उदाहरण मेरे सामने आया कि भोपाल में एक बालक भर्ती होने आया और पता नहीं क्या परमात्मा की लीला, 5 माह का बच्चा हो गया और उसके लंग्स काम नहीं कर रहे। वो गरीब इतना है, उसकी हालत बहुत खराब थी। जैसे मेरी जानकारी में आया तो उसको एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट करा करके और पूरा इलाज भी हम करा रहा हूं, उसकी जान बचाने का काम भी अपने द्वारा हो। माननीय प्रभात जहां से लेकर मैं बहुत सारे लोगों, और एयर एम्बुलेंस भी दोनों तरह से, जो सक्षम है वो अपने पैसा देके जाएंगे, जो सक्षम नहीं है वो आयुष्मान योजना के माध्यम से जाएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर के महत्व नहीं, जान का महत्व है। व्यक्ति की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए उस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हॉस्पिटलों को लगातार प्रोत्साहन देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे अपने सरकारी हॉस्पिटल भी अच्छे हो जाए, इसलिए उसमें मेडिकल कॉलेज हो, उज्जैन का मेडिसिटी उसी का एक नया मॉडल है, जिसके माध्यम से कहा गया आमतौर पर अभी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो लगता है कि 25 एकड़ जमीन लाओ, और 25 एकड़ जमीन में कुलपति जी है, यहाँ से वहां तक सब हम परेशान हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, बड़ी मुश्किल से घोषणा हुई थी, फिर वहां भी स्टे आ गया। ये संकट ऐसा कैसे? हमने कहा इसकी जरूरत नहीं, अब ये अपनी हाईराइज बिल्डिंग बनना चाहिए। ऊपर आकाश अपना भगवान के आशीर्वाद है, तो फर्क क्या पड़ रहा है? 13 मंजिल 16 मंजिल बनाओ बड़े बड़े भवन, तो ये अपना बना हुआ अंग्रेजों के टाइम का हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल। तो हमने इस पूरे हॉस्पिटल को डिसमेंटल करके सारा नया मेडिसिटी का पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। इसकी टेंडर बन रहा, बहुत जल्दी इसका लाभ भी आपको मिलना है। तो ये बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रकार के रोजगार के साधन भी, अब इंडस्ट्रियों में भी देखो, जैसे हमने मेडिकल डिवाइस पार्क का घोषणा की उज्जैन के अंदर, 1000 एकड़ की भूमि थी, 1000 एकड़। कभी कल्पना करो तो दिमाग काम नहीं करे, लेकिन 1000 एकड़ में आज की स्थिति क्या हो गई? 100 एकड़ भी नहीं बची हमारे पास। सारा का सारा अपना पूरा इंडस्ट्रियल बैंक भर गया, अब वापस उतना ही चाहिएगा। ये अलग बात है कि हमको किसानों को भी संभालना, तो बीज का मुआवजा डबल कर देंगे, लेकिन आप अंदाज लगा लो आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ में
कितना आनंद जी, कितना हो गया, अब क्या स्थिति बन गई आप तो बता सकते हो क्या है ना। तो आज हमारे पास आज की स्थिति ये हो गई है कि हमारा मक्सी रोड पूरा भरा गया, देवास रोड पूरा भरा गया, ताजपुर वाला इलाका भरा रहा है, ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क वाला पूरा भरा गया। अब आप बताओ वो गए जमाने कि जब हम कहते थे, आप अंदाज लगा लो कि ये सिंटेक्स की टंकी बनाने वाले, ये सिंटेक्स की टंकी बनाने वाले हैदराबाद वाले एक अपना बड़ा प्लांट डालना, अमूल का 300 करोड़ का प्लांट, 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उज्जैन आ रहा है। और उज्जैन में दूध कहां से आ रहा है? जबलपुर, खंडवा, शहडोल, सीधी, रीवा, वहां से दूध उज्जैन आ रहा है। आप अंदाज लगाओ दूध वाला कहां तक जाता है? अपने घर तक। अब उज्जैन वाले इतने भारी हो गए, वहां से दूध ही आ रहा है, उसके बाद भी अमूल की पूर्ति नहीं हो रही। ये जो विकास का रास्ता जो देखा है, ये विकास के रास्ते इसी प्रकार से चलना पड़ेगा। तो हमने कहा कि जो किसान है लेकिन जमीन नहीं है, तो उसके पास पशु है, पशु के पशुपालन पे प्रोत्साहन दे। तो समान रूप से हमने आगे बढ़ाया कि आने वाले समय में गेहूं और धान के समान दूध पे भी बोनस देंगे, ताकि वो दूध उत्पादन करके उसके पास 2 पैसे पहुंचे, वो अपने घर में बेच करके भी उत्पादन करके अपने आगे बढ़ाए। उससे दूध अपनी संस्था खरीदेगी और संस्था डायरेक्ट बेनिफिट उसके पास जाएगा। और उसी तरह से दूध का प्रोडक्शन जब बढ़ाएंगे तो दूध के सहायक प्रोडक्ट कितने सारे हैं उसमें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इनका ठीक से अपना व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से कैसे क्या लाभ मिल सकता है, कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाते हुए उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं सारी बातें और भी बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन मूल मुद्दे की बात इसलिए आइए आज की बैठक कर रहा हूं। आपको ध्यान हो, चुनाव के भी पहले हमने की थी कि हम ये सब कर रहे हैं, इस करने की जानकारी भी समाज में सबके सामने आना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उससे और अच्छी बात क्या है कि बाहर के लोग आकर व्यापार व्यवसाय करें, हमारे स्थानीय लोग भी तो करें, इसलिए प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमारे लोगों को भी इसकी जानकारी पहले से हो जाए, उनको इसका हिस्सा बनाए, वो क्या क्या कर सकते, कैसे कैसे कर सकते, उनको जोड़ने की जरूरत है। इसीलिए अलग अलग प्रकार की हमारी इंडस्ट्रियल समिट चालू की। आपने देखा होगा कि हमारे पास अभी अपन ने फरवरी के अंदर उज्जैन में पहली बार इंडस्ट्रियल समिट की थी। अब ये आमतौर पे इंदौर में होती थी, इंदौर में भी होना चाहिए। अब इंदौर के साथ हमने तो ग्लोबल की बात की है, तो ग्लोबल होगी फरवरी में, उसको भोपाल में करेंगे। और क्षेत्रीय स्तर पर हर एक संभाग की अलग अलग रचनाएं, अलग अलग आवश्यकता है, अलग अलग परिस्थिति है। तो जैसे मालवा की दृष्टि से उज्जैन में कर ली, अब हमारी इसी महीने 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाली है, इसके तुरंत बाद ग्वालियर में होने वाली है, फिर सागर में होगी, फिर रीवा में होगी। हर एक सेक्टर में, और एक जब रीवा की बात कर रहा हूं, जबलपुर की बात कर रहा हूं, तो केवल जबलपुर के लिए नहीं, जबलपुर के आसपास के सारे जिलों के लिए एक तरह से वो समिट काम करेंगे। इसलिए समान रूप से हमारे प्रदेश के अंदर भी इन समिट का माहौल बने, इसमें व्यापार व्यवसाय के लिए लोगों को गुंजाइश मिले। लेकिन इसके समानांतर अभी 13 तारीख को बॉम्बे में रोड शो कर रहे हैं, फिर हमारे हैदराबाद में होने वाला है, कोयम्बटूर में होने वाला है, कलकत्ता में होने वाला है, बेंगलोर में होने वाला है। जो वहां के उद्योगपति उनसे वहां बात करेंगे, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके यहाँ बात करेंगे। कुल मिलाकर के देश के अंदर के लोग अपने एक साथ मिलकर के इस सारे माहौल में सहभागी बने, और जो हम कह रहे हैं वो केवल कहने के लिए नहीं हो, उसका यथार्थ रूप दिखाई दे। इसी तरह से इसमें बात करने के लिए, लेकिन इन इंडस्ट्रियों को भविष्य की कई संभावना लगेगी, उसमें भी काम करने की जरूरत है। जैसे इंडस्ट्री चलती है तो इंडस्ट्री आमतौर पे आईआईटी को पकड़ती है, आईआईटी रिसर्च सेंटर को पकड़ती के बाद में कई बार उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए। तो हमने कहा इसका रास्ता भी ढूंढा। अब आईआईटी नया तो खड़ा नहीं कर सकते, तो आईआईटी को पकड़ के इंदौर वाले को उज्जैन का डीप टेक रिसर्च पार्क उज्जैन में लिया है अपने यहाँ, भैया यहाँ हमारे यहाँ टेस्ट कर लो। ये हमारे उसी प्रकार के नवाचार है जिनके माध्यम से भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकेंगे। ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन होकर के दिखाई दे रहा। आप बताओ, भारत सरकार के माध्यम से आईआईटी का सैटेलाइट कैंपस बन जाए, और ये आईआईटी का डीप टेक रिसर्च पार्क एक तरह से ये एकदम भारत का अत्याधुनिक है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन ये अपने सामने हो गया, उज्जैन में हो गया। कितनी बड़ी बात। मुझे लगता है कि ऐसे एक नहीं, जैसे उज्जैन का अपना जो तरीका है। अब ये सारी बातें तो मैं इंडस्ट्री के साइड से बहुत सारी कर सकता हूँ, लेकिन उज्जैन के गौरव पे आ जाता हूँ, उज्जैन की छिपराजी पे आ जाता हूँ। मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत सारा है। आप अपने बीच में कोठी पैलेस बहुत बड़ा है। अब इस कोठी पैलेस के अंदर
हमने ऑफिस चलते देखा, लेकिन कोठी पैलेस मूल रूप से तो राजा महाराजा के रहने के लिए था, लेकिन हमारा अपना गौरवशाली उज्जैन सहित पूरे देश का इतिहास भी, महाभारत कालीन इतिहास, भगवान कृष्ण के काल का गजब का इतिहास, अलग अलग प्रकार की विधाओं के साथ भगवान राम का इतिहास, विक्रमादित्य का है, भोज का है, ऐसे वीर भारत की बड़ी कल्पना करते हुए 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का पूरा प्रोजेक्ट अपनी कोठी पैलेस के लिए बनाकर चालू कर दिया है। ये वीर भारत का संग्रहालय हमारा अपने आप में उज्जैन आने वालों के लिए ये भारत की गौरवशाली परंपरा से प्रत्यक्ष परिचय करा सकेगा। ये अपना कोठी पैलेस में समान रूप से चालू किया है। इसी प्रकार से साइंस सिटी है उज्जैन, केवल धार्मिक सिटी नहीं, हम गलती कर देते तो साइंस सिटी के आधार पर अपनी साइंस सिटी बन रही है। अभी आप में से कौन कौन गए अपने नए तारामंडल को देखने? कौन कौन हाथ खड़ा करो, कौन कौन गए? आधे से कम हाथ खड़े हुए। हमारा भैया पूरा पैसा गया बेकार। हमने आप वहां जाके देखना 3D कंसेप्ट पे परिवार के साथ आप भी जाके देखोगे। कौन गया है जरा बताना, तो हाथ खड़ा कर रहा था, जरा बताओ क्या सर कैसा लग रहा है? क्या क्या बना, क्या दिख रहा है? थोड़ा बताओ, मुझसे बताओ, थोड़ा अनुभव तो बताओ सर। ऐसा केवल सुख, सारा सारा पूरा जो सारा अपने आंखों पे चश्मा लग करके ऐसा लगे जैसा हवाई जहाज में उड़ रहे हो, और कभी कोई ब्रेक लगाए तो ऐसा लगे गिर नहीं जाओ। आप बैठे कुर्सी पे हो, लेकिन स्वप्न की दुनिया का सामान जो आपको अद्भुत नजारा दिखता है आधुनिक टेक्नोलॉजी से, वो आपके पास पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं, और इसकी टेक्नोलॉजी तो पूरे देश में सबसे आधुनिक ये अपने उज्जैन के अंदर है। केवल अपने को एक बार जाके देखने की जरूरत है। ऐसे एक ने कई प्रयोग अपन ने करे, ये नवाचार के एक से बढ़ के एक प्रयोग आपको मिलेंगे। अब आप बताओ, उज्जैन के अंदर 5 लाख साल पुराना हाथी का मस्तक है, किस किस ने देखा है? ये विश्वविद्यालय वाले हाथ खड़े कर रहे हैं, बाकी कोई है कि नहीं? विश्वविद्यालय कहाँ है? अब 5 लाख साल पुराना हाथी का मस्तक उज्जैन के अंदर, वो हाथी का मस्तक ऐसा है कि इस हाथी को मिला तो 3 हाथी मिला लो, इतना छोड़ा उसका हड्डी का ढांचा। लेकिन इसी संग्रहालय में, जिसको अपन ने अभी स्मार्ट सिटी से 14 करोड़ की लागत से पहले पैसा दिया, वो घटा तो 10 करोड़ अभी और दे रहे हैं। ये अपना इसी संग्रहालय अभी अत्याधुनिक, अभी तक संग्रहालय देखते थे हड्डी वड्डी पड़ी, पता नहीं चलता था क्या होता है। अब इस संग्रहालय में ऐसा दिखेगा, जिस हड्डी के सामने खड़े होकर के बटन दबाओगे तो अपने आप को जो जानवर बनना वो जानवर भी बन जाएगा, उसकी विशेषता भी मालूम पड़ जाएगी, उसके बारे में पूरा नॉलेज आपको हो जाएगा। गाइड की जरूरत नहीं, हिंदी में चाहो तो हिंदी में, अंग्रेजी में चाहो अंग्रेजी, अन्य किसी भाषा में चाहो वो भी मिल जाएगा। ये संग्रहालय का आनंद आपको उज्जैन में मिल रहा है, ये आपकी चीज होना चाहिए जो ये ऐसी कई सारी चीजों के बारे में अभी एक के बाद एक हम कहते हैं उज्जैन राजा महाराजाओं के समय का माल, और पता नहीं कितनी प्रकार की बात करते, लेकिन महाराजवाड़ा में जाते तो बच्चे पढ़ाते थे तो महाराजवाड़ा में। आज महाराजवाड़ा को वाकई महाराजवाड़ा कर रहा है। महाराजा रात रहते थे तो कमरे का आनंद कैसा होता था, आप भी रुक सकते हो, 15,000 रुपए रोज का किराए में कमरा चालू करवाना। अभी तक ओरछा में होता है टूरिज्म का महाराजा सूट, महारानी सूट, वो बढ़ावा देते हैं बड़ी हिसाब से। तो हमने कहा बाबा महाकाल का दर्शन करने कोई आएगा तो उज्जैन का अतीत का गौरवशाली इतिहास क्यों याद नहीं रखेगा? पैसे का सवाल नहीं, उस काल का फीलिंग लाने की जरूरत। तो महाराजवाड़ा को कोशिश ये कर रहा है टूरिज्म के माध्यम से कि वो सब कुछ मिले, और उतना ही नहीं, उज्जैन के अंदर वो सारी भी बाकी सुविधाएं मिले, खास करके आवास की व्यवस्था को लेकर के, पर्यटन को लेकर बड़ी संभावना है। अभी जो है आप कल्पना नहीं कर सकते, और कुछ दिन बाद और मालूम पड़ेगा। अभी मैं बोलूंगा तो जल्दी हो जाएगा। अभी मैं बार बार बोलता था कि उज्जैन के अंदर आप अपना जो भी संसाधन आपने जितना फैलाया है उसको और तैयारी से रखो। बहुत सारी संभावना उज्जैन की है, बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कौन सा सेक्टर बच रहा है? कोई सेक्टर नहीं बच रहा है। आप बताओ, आपके यहाँ से उज्जैन से आने जाने के सारे मार्ग, अब सारे मार्ग तो 4 लेन हो रहे हैं, कोई एक मार्ग बताओ। और जो मार्ग नहीं थे वो मार्ग भी बन रहे हैं। जैसे उज्जैन से जावरा का जो मार्ग बन रहा 4 लेन, अपना परंपरागत उज्जैन जावरा तो रहेगा ही सही, उसका सीधा स्टेट हाईवे अलग से बन रहा है जो सीधा आएगा। जैसे अभी इंदौर से उज्जैन के बीच के हमारे अभी एक ही 4 लेन था, वो 4 लेन तो 6 लेन हो रहा है, लेकिन उस 4 लेन 6 लेन के अलावा एक 4 लेन और मिल गया
किया, जो हमने अमलतास मेडिकल कॉलेज से इंदौर की तरफ पहुंचाया। अब जिसको उधर से आगे जाना है दक्षिण भारत में, वो सीधा बाहर के बाहर निकल जाता है। अब इसके अलावा भी एक और 4 लेन लाने की प्लान कर लिया है, जो फतेहाबाद की तरफ से आता है सीधा पीथमपुर से मिलाएगा। तो पीथमपुर तरफ से आने वाला, तो इंदौर से आने जाने के एक 6 लेन 2 4 लेन, वो बाकी 2 लेन का रास्ता अलग से लेकोड़ा होकर के, तो एक इंदौर जाने के लिए 4 मार्ग अपने पास तैयार हो गए। इसके अलावा भी हमारे पास रेल के मार्ग भी 2 हो गए। एक फतेहाबाद से हमारी ट्रेन आ रही, एक देवास से आ रही, एक बीच में मेट्रो अलग ला रहा है, जो अमलतास से उठ करके महाकाल तक आई। तो आने जाने के लिए एक नया रास्ता आपका बनेगा। तो ये जो आने जाने की कनेक्टिविटी जो बढ़ रही, अब एयरपोर्ट की बात करें, इंदौर का भी एयरपोर्ट कम नहीं है, लेकिन हमारा उज्जैन का एयरपोर्ट बनाने के लिए इसका भी प्लान बन गया है। इसके राम मोहन नायडू, मेरी मंत्री से बात भी हुई, वो आने को तैयार भी है। पूरा प्लान बन गया कि भविष्य में ये एयरपोर्ट भी हम बड़ा बनाएंगे, ताकि डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ भी आए और यहाँ भी भविष्य में बड़ी संभावना का एक केंद्र बनेगा। तो एक तरह से हवाई यातायात, रेल यातायात, सड़क मार्ग से, लेकिन केवल ये धार्मिक पर्यटन के लिए नहीं, ये यहाँ के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। मूल बात बार बार मैं ये कहता हूँ, ये सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय की बड़ी संभावना अपने यहाँ, और जो नहीं है उसको भी खड़ा कर रहे हैं। अभी तक अपन मूर्ति शिल्प के लिए जयपुर पे डिपेंड करते थे कि जयपुर जाओ भैया भगवान की प्रतिमा लाना, तो हमने कहा ऐसा क्यों होना चाहिए, उज्जैन में मिल जाना चाहिए। तो हमारे बाबा महाकाल के महालोक की बनी हुई प्रतिमा सब FRB की थी, वो उड़ गई फुड़ गई, जो भी होना हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं, सुधार दो। अब मूर्ति शिल्प का कारखाना उज्जैन में खुलवा रहा, यही मूर्तियां बनेगी, यही मूर्तियों के आधार पर मूर्ति शिल्प वालों को बसाएंगे, ताकि यहाँ भी मूर्तियां मिलती रहें। और उन मूर्तियों के आधार पर ये जितनी मूर्तियां अभी FRB की बनी हुई, अपने पास कोई खरीदने नहीं आए तो अपने चौराहे पे बदल देंगे उनको लगा लगा करके, अपने पास ही काम चलता रहेगा। पूरे प्रदेश में बहुत गुंजाइश है, इसमें क्या दिक्कत है? कलाकार को काम मिल रहा है और हमारी व्यवस्था बन रही है। ये जो अंदर बनी बनाई मूर्तियां उनको चौराहे पे लगा देंगे, चौराहे कम है क्या? अब अपने को आगे भी तो देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर क्या हमारा इन सारी व्यवस्था से हमको ही निकल के आना पड़ेगा। अपने भगवान के पीतल के अलग अलग प्रकार की सामग्री लगती, पूजा पाठ की प्रतिमाएं बनती है, इसको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। भगवान के आगे अब भगवान कृष्ण के जितने भी पोशाक भगवान की बनती मथुरा में बनती है, मथुरा में क्यों बनना चाहिए, उज्जैन में बनना चाहिए, इसका लाभ यहाँ मिले, इसकी गुंजाइश भी निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से बजट में कहा कि भाई रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग जिनके बच्चे बाहर विदेश चले गए या देश के अन्य राज्यों में चले गए, अब वो अकेले हैं, उनको घर में उनको देखरेख करने वाला नहीं है, तो इसकी एक सोसाइटी बना करके जो रिटायरमेंट के बाद वाले लोग अपने शहर में रहे, उसकी चिंता सरकार करेगी। एक सोसाइटी बनाकर हॉस्पिटल, मंदिर, बाकी व्यवस्था, इंश्योरेंस, उनको रुकने की सारी व्यवस्था, और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर वाला भी बनाएगा तो उसको भी सब्सिडी देंगे। इस बजट में इसकी गुंजाइश भी दी। ऐसी बहुत सारी बातें, बजट की बातें कहने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं 15 मिनट बोलूंगा, लगभग बहुत टाइम हो गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा हमारे अपने परिवार के लोगों के बीच बात करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए और इसके लिए बहुत